आज हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए, जो मैंने इसकी एनालिसिस की है उसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया, हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि इतने सारे नंबर किसी को याद नहीं होते हैं। तो पेपर पे नोट डाउन किया, थोड़ा नीचे की तरफ देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो आप सभी को तो उसके लिए अभी से सॉरी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जी, फाइनेंशियली इसकी स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन देखें तो अफोर्डेबल है, और वहीं देखें टेक्निकल तो न्यूट्रल है, अभी कोई अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने नहीं हैं। आगे बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 14,900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पीई रेशियो की बात करूँ तो 20 का इसका पीई रेशियो तो सही है, ज़्यादा खास भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं, मतलब सही है और मेरे हिसाब से शायद अच्छा है। हाँ, और आरओई की बात करूँ तो 9.7% ईयर ऑन ईयर दिया है इसमें, तो जो कि थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मीडियम है। और वही नहीं तो 10 से 15 के बीच में होता तो अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा माना जाता है। 10 से 15 के बीच में अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी हो तो अच्छा रहता है। अब बात करेंगे डिविडेंड की, तो 0.93% का इसने हम जैसे लोगों को इसको डिविडेंड दिया है, और इसने मतलब कि हम जैसे लोगों को डिविडेंड दिया है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स के पास है 22% और एफआईज के पास है 23.79% और म्यूचुअल फंड्स के पास है 10.27%, पब्लिक के पास है 43.59%। और बात करें अदर्स की तो 0.25% है। और आरओई की बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर, वो तो छोटा मोटा बता दिया था आपको, अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर सबकी, ठीक है। तो आरओई की बात करेंगे तो FY21 में इसने -24.4% का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया था, ठीक है। FY21 में 24.4% घटा था, ठीक है। अब आगे बात करेंगे FY22 की, तो +66%, यानी कि 66% इसका जो आरओई है वो बढ़ा है। और FY23 की बात करें तो 14.6% FY23 में ये इसका आरओई बढ़ा था। अब आगे बात करेंगे आरओए की, तो FY21 में -18% इसका आरओए है वो घटा है, और FY22 में 68% बढ़ा है, और FY23 में 10.5% आरओए बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो FY21 में 21% घटा है, FY22 में 79% घटा है, और FY23 में 24% बढ़ा है। तो आगे बात करेंगे वीवीपीएस की, तो 6% इसका जो है FY21 में वीवीपीएस बढ़ा है, FY22 में 7.8% बढ़ा है, और FY23 में 6.9% इसका जो वीवीपीएस है वो बढ़ा है। अब आगे बात करेंगे ईबी टू सेल्स की, तो FY21 में 150% इसकी ईबी टू सेल्स बढ़ी थी, FY22 में 48% ईबी टू सेल्स घट गई है, और FY23 की 14.6% घट गई है। डेप्थ एंड इक्विटी की बात करें तो FY21 में 10% घटा था इसका डेप्थ, FY22 में 32% घटा है, FY23 में 30% का जो डेप्थ एंड इक्विटी है वो घटा है। अब करंट रेशियो की बात करें तो 1.38 का था FY21 में, FY22 की बात करूँ तो 1.37 का, FY23 की बात करूँ तो 1.34 का है। थोड़ा बहुत घटा है इसका जो करंट रेशियो है लगातार 3 सालों से। और नेट इनकम की बात करूँ तो FY21 में 20.3% घटी है, FY22 में 79.8% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है, और FY23 की बात करूँ 26.3% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है। अब आगे बात करेंगे रेवेन्यू की, तो FY21 में 10.7% इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, FY22 की बात करूँ तो 40.6% इसका जो रेवेन्यू वो बढ़ा है, FY23 की बात करूँ तो 39.6% का रेवेन्यू है वो बढ़ गया है। ऑपरेटिंग इनकम देख लें तो FY21 में -15%, FY22 में 11.4%, FY23 में 42.5% की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। और एसिड एंड लाइबिलिटीज़ देखें तो FY21 में इसके पास एसिड से 13,540 करोड़ का, और लाइबिलिटीज़ थी 8,070 करोड़ की। अब FY22 की बात करूँ तो 14,460 करोड़ की इसके पास एसिड से, और लाइबिलिटीज़ थी 8,560 करोड़ की। FY23 की बात करूँ 16,550 करोड़ के इसके पास एसिड से, और लाइबिलिटीज़ थी 10,006 करोड़ की। और नेट कैश फ्लो भी देख ले, जो कि देखना होता है, तो नेट कैश फ्लो इसका 16 करोड़ का, जिसका नेट कैश फ्लो जो है वो बढ़ा है। ओवरऑल कंपनी के नंबर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि ईपीएस और आरओई में थोड़ा बहुत दिक्कत है, थोड़ा बहुत, और वीवीपीएस सही है, लेकिन ओवरऑल नंबर कंपनी के ठीक है। लेकिन अगर 10 में से अगर आप इसको कितने नंबर देना चाहेंगे, तो मैं 10 में से इसको 6 नंबर दूंगा। तो और मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है।